समुद्र की छोटी बड़ी मछलियाँ दूसरे जीव जंतु आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं देता था। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई पड़ा। वही था सिंहल द्वीप, जिसमें रानी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर वह रोमांच हो उठा, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भभूत मुंह डाल ली। अब वह सबको देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच गया। राक्षस बड़े ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सबको देखकर सकपका रहा था, हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा लेगा। शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करेगा। वह शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए और कुछ सोचना होगा। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि अपने को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। जगह जगह हरी दूब के कालीन बिछे थे और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर महक उठा था। जगह जगह गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थी, गंदगी का कहीं नाम भी नहीं था। राजकुमार यह सब देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था, जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया हो। वह घूमता रहा। अचानक उसे ध्यान आया कि वह अदृश्य तो बन गया है, पर अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन व्यग्र हो उठा। अब वह क्या करे। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसे उन बाबा का ध्यान आया जिन्होंने भभूत की डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह कह रहे थे कि यह ले दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अंतर्ध्यान होते होते कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है, इस बारे में सोचा। सोचते सोचते उसने काला और सफ़ेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों को खत्म कर दो। फिर देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। इसके पश्चात उसने सफ़ेद बाल जलाकर देवों को बुलाया। उसने उनको कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया। उनमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर मौजूद था और उनके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में पहुंची। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का संदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यही चाहता था। वह पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार जैसे ही कक्ष में पहुंचा तो देखता ही रह गया। फिर उसने उसका अभिवादन किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। पद्मिनी, वहाँ क्या करते थे? राजकुमार बोला, जी मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, यहाँ कैसे आए हो? राजकुमार ने बोला, सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की परखी और प्रेमी हो। पद्मिनी कहती हैं, तो तुम कुछ आभूषण लाए हो?
राजकुमार बोले, जी हाँ। पद्मिनी ने पूछा, कहाँ है? राजकुमार ने सहज भाव से कहा, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है। पद्मिनी ने मुस्कुरा के कहा, तो तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? राजकुमार बोले, अवश्य, मैं तो यहाँ इसीलिए आया हूँ। पद्मिनी बोली, ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके पास कुछ बढ़िया आभूषण ले आना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा तो ले ली, लेकिन उसके रूप से इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देखता रहा। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं और उसकी ओर देख रहे हैं। और बाबा बोले, क्या तुम अपने उद्देश्य को भूल गए हो? ऐसे जगह देरी करना अच्छी बात नहीं है, कौन जाने क्या मुसीबत सर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार सिर झटक कर उठा। उसने अलमारी खोली और उनमें से आभूषण निकाले। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी खींच उठी। आभूषण चुनने के बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि पद्मिनी उसे भूल गई है। शाम को जब वह निराश हो गया था तो बड़े सपाटे से दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वह तो सवेरे से ही तैयार बैठा था। राजकुमार दूत के साथ चला गया। जब वह महल में पहुंचा, पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर शीशे लगे हुए थे। पिछले दिन की तरह पद्मिनी ने और राजकुमार ने एक दूसरे को अभिवादन किया। राजकुमार ने आभूषण दिखाने शुरू कर दिए। पद्मिनी एक एक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती है कि कैसा लगता है, और जो उसे पसंद आता उसे एक और रख देती। कभी कभी वह राजकुमार की भी सलाह लेती। आभूषणों को देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी, तो पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। बड़े अनमने भाव से राजकुमार ने कहा, आपकी जैसी मर्जी। राजकुमार वहाँ से अपने जहाज में लौट आया और अगले दिन की तैयारी करने लगा। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीज़ें निकली। उसे भरोसा था कि पद्मिनी उन्हें अवश्य पसंद करेंगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही पद्मिनी का दूत आ गया और दोपहर होने से पहले वह महल पहुंच गया। पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से उसने ढेर सारे आभूषण पसंद कर लिए। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में अधिकांश एक एक थे। पद्मिनी ने कहा, यह क्या है? राजकुमार बोले, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियाँ पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींच कर कहा, यह तुमने क्यों सोचा? राजकुमार बोले, इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति न हो तो एक बार स्वयं जहाज पर आकर पूरे भंडार को देख लो। नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आई। वहाँ आभूषणों का भंडार था। उन्हें देखने में पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि वह समय को ही नहीं, अपने को भी भूल गई। काम निपटाकर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप जाओगी कहाँ और कैसे? पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों? राजकुमार ने कहा, क्यों क्या? देखती नहीं हो क्या, जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। मारे गुस्से के उसका चेहरा तमतमा उठा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, पद्मिनी जी, हम सिंहल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी को लेकर जहाज चल पड़ा। पद्मिनी मछली की तरह फड़फड़ाने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उस कहानी को सुनकर पद्मिनी अब राहत काफ़ी हद तक महसूस कर रही थी और फिर बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या ज़रूरत थी? राजकुमार बोले, कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती? पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वह हो चुका था। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक जहाज बड़े जोर जोर से इधर उधर होने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा।
राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा। किसी आसन्न खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत हो गया। पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी, सो गई। पर राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे हैं। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा और मैना ने वही बात दोहराई कि वह आप बीती कहे या परबीती। तोता बोला, परबीती कहो। मैना बोली, क्या कहूँ, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय। मैना एकदम खामोश हो गई। फिर उसने कहा, इनकी सांसें गिनी चुनी हैं। बेचारे। तोता कहता है, रुक रुक कर क्यों बोलती हो, साफ साफ क्यों नहीं कहती क्या होने वाला है। मैना बोली, सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा, वहाँ वजीर का लड़का मिल जाएगा। उसने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद घर ढह जाएगा, दोनों उसमें दब जाएंगे। तोता बोला, यह तो बड़ा बुरा होगा मैना। अभी इन बेचारों ने दुनिया में देखा ही क्या है, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है। मैना बोली, है, ये वजीर की लड़की की बात न माने और उस घर में न ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोता बोला, उसके बाद तो खैरियत है न। मैना बोली, कहावत है कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इनकी मुसीबत यही ख़त्म नहीं हो जाती। ये जहाँ ठहरेंगे वहाँ भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। तोते ने अधीर होकर पूछा, वह क्या? मैना बोली, सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपनी जूती में पैर डालेंगी, उनमें बैठा सांप सब काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैना कहती हैं, रास्ता सब चीज़ों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मारकर निकाल ले। तोते ने पूछा, वहाँ से बचने के बाद तो फिर कोई बाधा नहीं है? मैना कहती है, एक बाधा और है। तोता बोला, वह क्या है?